हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो गणित है ना, क्लास 8 का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। उसमें हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को, क्योंकि हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 2.1 में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें सारा बेसिक और साथ में प्रश्नावली 2.1 को कर लिए थे। और आज जो है ये भाषा वाला प्रश्न आपको दिया गया है और इसको हम लोग इसमें देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे, बस चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं ये पहला प्रश्न से, ठीक है। देखिएगा, तो आपका जो ये दिया गया है पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि चलिए अपन सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखिए, कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो वह 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि कोई संख्या है, संख्या पता रहेगा तो हम उसके आधे में से हम घटाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि माना कि कोई संख्या ही हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो संख्या का आधा क्या हो जाएगा, संख्या का आधा। दुनिया में किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए उसको बट्टा में 2 कर दीजिए। संख्या का आधा 1/2 यानी 1/2 से गुना कर दीजिए, ये बात है। अब कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आपको 1/2 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या, किसी संख्या के आधे में से, ये मतलब अब मान लिया कोई संख्या क्या है, x था, तो संख्या का आधा क्या हो गया, मतलब x/2। आप संख्या के आधे में से क्या घटाएंगे, 1/4 प्रश्नानुसार, तो 1/8 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करना है, यहाँ पे आपको संख्या के आधे में से, यानी संख्या का आधा है x/2, इसमें से आपको 1/4 घटाना है, तो आपको प्राप्त हो जाता है 1/8। अब ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 4, 2 दूना 4 तो 2x माइनस 4 एकम 4 तो 1 बराबर 1/8, यानी 2x माइनस 1 बराबर 1, मतलब बट्टा में 4 है और अपने बट्टा में 1/8। डायरेक्ट अगर हम लोग करते हैं यहाँ से, तो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो देखिए, क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 x माइनस 8 बराबर यहाँ 4, यानी कि 16x बराबर 4 और प्लस कहीं आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका 12 आ गया। और x बराबर 12/16, 4 से आप काट सकते हैं, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3/4। इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। यानी वो जो संख्या आ गया, कोई संख्या क्या आ गया आपका, वो आपका आ गया 3/4। तो देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये काफ़ी जो था वो आपको काफ़ी आसान दिया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे x और चौड़ाई मान लेंगे y, और इसका अंतर कितना दिया है 5 और परिमिति 110। देखिए, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे, मानेंगे, माना। देखिए समझिएगा, आयत की लंबाई हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं आयत की लंबाई अपन मान लेते हैं x, तो आयत की चौड़ाई भी मान लेते हैं, चौड़ाई क्या हो जाएगी सर, y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर 110 है, यानी इसका अंतर कहेगा जब भी, तो x माइनस y होता है अंतर, कितना है 100, अंतर 5 है ना, ये है, तो ये हो गया। अब कहता है, देखिए अंतर क्या दिया था 5, और परिमिति, आयत की परिमिति का सूत्र होता है 110 दिया है ना। तो देखिए हम यहाँ से जो है अपन लिख सकते हैं कि x बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं 5, और इधर चला जाएगा 5 और प्लस y, समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार समीकरण। और आयत की परिमिति बराबर सूत्र जानते हैं, तो लिखिए आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर होता है आपका सूत्र जो होता है आयत का परिमिति क्या, मतलब दिया हुआ है 100
10 और ये सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का सूत्र होता है, आयत की परिमिति का, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है सूत्र। और दिया है 110 आयत की परिमिति। तो देखिए 2, इसको माना है x, इसको माना आपने y बराबर 110। या तो आप देखिए यहाँ से ना x का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ना। देखिए समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से। तो ये कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यानी अपन समीकरण 1 से अगर लिखते हैं, यहीं पे कर देते, देखिएगा तो यहाँ पे ना x का वैल्यू 5 प्लस इतना 2 है, अंदर में x के जगह पे रख देंगे 5 प्लस ये वाला y, ऑलरेडी पहले से y है, ये लिख दिया, और बराबर 110 लिख दिया। ठीक है, तो 2 इंटू जो है 5 प्लस क्या आ गया 2y बराबर 110, यानी 5 प्लस 2y, ये दोनों के साथ गुना में इधर आ गया, तो भाग में 110 बट्टे ये आ गया 2, तो आ गया आपका यहाँ पे आ गया आपका 55 ना, भाग दीजिएगा तो 55 आया। और यानी कि 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस कर दिया जाएगा तो माइनस का, यानी ये आपका आ गया 50, यानी y बराबर क्या आ गया 50 बट्टे 2 यानी 25। तो 25 जो है आपकी आयत की चौड़ाई आई। तो जब चौड़ाई आपने निकाल दिया है तो आयत का मतलब निकालने के लिए ये भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से आयत का चौड़ाई निकाल लिया तो लंबाई समीकरण 1 से निकालते हैं। देखिएगा समीकरण 1 से, उसमें क्या अपन निकाल देंगे ना। तो समीकरण 1 में x बराबर क्या है 5 प्लस y, यानी 5 प्लस 25 बराबर x का मान क्या आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 30। तो देखिए इस प्रकार से ना बड़ी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है ना। तो देखिए आपको तीसरा प्रश्न इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है क्या कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य मतलब क्या था ये ज्ञात करना। देखिए जो आपको पूछता है ना वही आप मान लेंगे। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x, क्या मान लीजिएगा, हम चलिए मान लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ, हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो हम मान लेंगे, तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, कहेंगे कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x। तो मतलब चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि कर रहा है 25% की। तो लिखेंगे चीनी के मूल्य में वृद्धि, मतलब चीनी का मूल्य इसमें वृद्धि कर रहा है 25% का, x गुने 25%, यानी x गुने मतलब इसका प्रतिशत का मतलब होता है 100 बट्टा में 100, काट दीजिए 25 चौक 100, तो ये आ गया x बट्टे 4। चलिए आगे क्या कहता है वो देखते हैं, यहाँ तक आ गया। अब कहता है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो मतलब x और प्लस x प्लस मतलब 4 दोनों मिला के दिया है क्या 1 kg, लिखते हैं kg चीनी का मूल्य बराबर दिया हुआ है आपको 32 रुपया, यानी कि मतलब चीनी का प्रारंभ में मूल्य और मतलब 25% की वृद्धि करने पर वही वो 1 kg चीनी का मूल्य यानी x प्लस x बट्टे 4, ये दोनों मिला कितना दिया है 32। तो आप यहाँ पे कर देते भिन्न का जोड़, है ना। तो यहाँ पे आ गया 4 और 4 बार में तो 4x और प्लस यहाँ एक बार में तो x ही होना 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 5x बराबर यहाँ 32 को गुना कर देते हैं कितना से, तो 4 से। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या हो गया 32 को गुना कर देते 128, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 बट्टे ये 5। अब काटिए तो 5 दूना 10, क्या बचा इसमें 2, तो ये हो गया 28 5 25, उसमें बचा 3, तो अपना हो गया वो 30। तो 5 छके 30 रुपया। ये चीनी का प्रारंभ में मूल्य क्या था वो 25 मतलब 6 रुपया आप कह सकते हैं। तो ये था आपका 25 रुपया 6 पैसा ऐसे बोलिएगा। तो ये था प्रारंभ में चीनी का मूल्य। अब देखिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं चौथा, है ना।
अब जो दिया गया है आपका चौथा, कहता है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य कितना है 60 रुपया। मतलब 2 अलग अलग मूल्य वाली 35 जो कलमें हैं उसका कुल मूल्य कितना दिया 60 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य जो है वो मतलब 1.50 यानी 1.5 रुपया तथा महंगी कलम का मूल्य क्या दिया हुआ है वो दिया है आपका 2 रुपया। तो सस्ती एवं महंगी मतलब कलम है, तो आपको कह रहा है महंगी कलम खरीदी गई है। तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए कुल कितने कलम है मतलब 35, मतलब कि सस्ती और महंगी मिलाए कितने कलम है तो आपका 35 है। सबसे पहले ये समझिए कि दिया क्या है उसके बाद मानेंगे। दिया है आपका यहाँ पर कि सस्ती कलम प्लस महंगी कलम, ये दोनों को मिला के आपको दिया है 35। टोटल कितना कलम है 35। तो अब मान लेंगे, अगर यहाँ पे हम मानते हैं मानक, पता नहीं है कौन कितना है, कि सस्ती कलम की का मूल्य बराबर x, तो आपका जो महंगा कलम हो जाएगा, अगर यहाँ पे x रखते हैं तो महंगा कलम बराबर नहीं, यहाँ पे x रखिएगा तो x महंगा कलम बराबर क्या 35 माइनस x, इसलिए महंगी कलम का मूल्य क्या हो गया 35 माइनस x। तो ये देखिए अब प्रश्नानुसार, मतलब बहुत आसान है, बस आप समझना है। अब जो कह रहा है, अब कुल मूल्य मतलब कि महंगा और सस्ता दोनों मिला कितना रुपया, सस्ती कलम का मतलब एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो देखिए अब कुल मिला कितना है, यानी कि सस्ती मतलब एक सस्ती और एक सस्ती कलम और प्लस जो अपना है एक महंगी कलम का कुल मूल्य आपको दिया है 60 रुपया। तो एक सस्ती कलम का मूल्य आपको दिया हुआ है x, और उसको मतलब एक सस्ती कलम का मूल्य मतलब x माने तो उसके लिए कितना रुपया दिया 1.5 रुपया, तो उसको कितना से गुना करेंगे 1.50 प्लस, और एक महंगी कलम में जो है महंगी कलम का जो है आपका ये है 35 माइनस x, और महंगी कलम का दाम कितना दिया है 2, तो ये आ गया 60, यानी आपका यहाँ पर आ गया 1.5x प्लस गुना कीजिएगा तो 35 दूना 70 माइनस 2x बराबर 60। अब जो घटा दीजिए आप, मतलब अपना जो है ये 2 में से जो मतलब 1.50 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 0.5x है ना, और बराबर 60 है, और माइनस में बचा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और 60 है इधर चला जाएगा माइनस का 70, तो बराबर माइनस का 10 बचा। घटा आता है ना, मतलब दशमलव पॉइंट गया तो 0.50 बोली या 0.5 बोली वो है, तो यहाँ माइनस 0.5x माइनस कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 10/0.5, यानी ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ दे देते हैं डायरेक्ट, यानी 100 बाय क्या आ गया आपका 5, यानी 20 पंचे 100, यानी आपको जो महंगा कलम का मतलब सस्ता कलम का जो दाम निकल गया वो निकल गया 20 रुपया। तो महंगी कलम का कह रहा था ना, इसलिए महंगी कलम का मूल्य देख लेते हैं। तो महंगी कलम का जो मूल्य हो गया वो गया 35 माइनस x, अर्थात क्या कि 35 में से आपको क्या घटाना है 20, तो आपका क्या आ गया 15। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं और काफ़ी आसान है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां भी काफ़ी आसान है, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3 और 5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री, और उसी पे तीनों कोण मिला के दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जानते हैं, लिखेंगे हम
जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर 180 डिग्री ये होता है। तो अब कह रहा है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोण, यानी पहला कोण दिया हुआ है, अनुपात में दिया, तब उसी को ले लीजिएगा इस तरह से। पहला कोण 2 और दूसरा कोण मतलब x मान लीजिएगा, माना कोण x, तो पहला कोण मतलब हो गया 2x और दूसरा कोण हो गया आपका 3x और तीसरा कोण आ गया आपका 5x दिया है। तो माना कोई कोण अपना x समझ लीजिएगा और तीनों मिला के आपको जो दिया है वो 2x और 3x और 5x हो गया तीसरा कोण, है ना। तो अब हम तीनों कोण का मान लिखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180, यानी जोड़ दीजिए 5 3 8 8 2 10, x बराबर 180 आ गया, यानी x बराबर आ गया 180/10, यानी 0 से 0, यानी आपका आ गया 18/1 यानी 18। x का वैल्यू जो आ गया ये आपका 18 आ गया। यानी पहला कोण जो है मतलब कोण माना कि कोई कोण जो है वो आ गया, कोई कोण माना था, वो कोण जो है वो आ गया x मतलब 18। तो आपका पहला कोण जो हो गया 2 गुने 18 यानी 36। दूसरा कोण हो गया 3 गुने 18 तो 18 54, और जो है आपका 5 गुने 18 18 पंचे 90, ये आ गया आपका तीसरा कोण। तो था ना आसान काफ़ी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6वां, और ये भी काफ़ी आसान है। देखिएगा ये कह रहा है क्या इसमें कि बिल्लू के पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस गौर से देखिएगा, आपको समझने का फिर है। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, मतलब 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक मतलब प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बिल्लू के पास 1 रुपये की कितना बात कौन बात किया गया, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की और 5 रुपये का बात किया गया ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, समझे। तो देखिए माना बिल्लू के पास मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर अपन मान लेंगे y, और एगो 5 है सीधा। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, वो है z। प्रश्नानुसार पहला सस में कह रहा है वो कुल मिला के 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये मतलब 5 रुपये, तो तीनों मिला कितना सिक्का 160 सिक्के हैं। तो कुल मिला के जो है x प्लस y प्लस z बराबर 160 सिक्के हैं। यानी आप कह सकते हैं समीकरण एक, यानी कोई एक चीज़ को पक्षांतर कर लेते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस z माइनस y माइनस z कर सकते हैं, समीकरण एक मान लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो ये है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 1 रुपये 2 रुपये के 5 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 1 रुपये के 2 रुपये के एवं 5 रुपये के कुल कितना, ये तो पहला बात हो गया, जिनका कुल मूल्य कितना है, मतलब इतना है, कहने का मतलब है कि कुल मूल्य 300 है। तो पुनः प्रश्न से आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है जिनका कुल मूल्य यानी 1 रुपये का x है, तो 1 रुपये का एगो x, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और 2 रुपये के 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाय 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी 5z बराबर कुल संख्या कितना दिया है, कुल जिनका कुल मूल्य कितना है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या और मतलब 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, कुल मूल्य कितना है 300। बात को समझिए, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये है, ये हो गया समीकरण आपका 2, ये है। तो अब जो है अब एक बात और है इसमें,
एक बात और क्या कह रहा है, ये तो लिख दिया कि 1 रुपये की संख्या एक थी और 2 रुपये की संख्या 2 से गुना कर दिया 3 और 5 रुपये 5 से मतलब जो था उसको गुना कर दिया 5 से। अब जो है कुल आ गया 300। ये भी बात खत्म, ये भी सर्च खत्म। एक और बात इसमें कह रहा है, यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना, बाय, अगर और 3 रुपये की संख्या क्या है, जेड। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। ये समीकरण हो गया आपका 3। अब देखिए, अब क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में। यहाँ रख सकते हैं ना इस वाले में, तो लिखेंगे, हो गया बात खत्म। एक्स का मान समीकरण 2 में आप रखिएगा, यहाँ पर से देखिएगा गौर से। तो यहाँ पर जो है आपका एक्स के स्थान पे ये पूरा रखाएगा ना, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स के स्थान पे क्या, 16, यहाँ पे जो 160 ना, ये 160 और माइनस जेड और माइनस पाई माइनस जेड, और ये है प्लस का 2y प्लस का 5 जेड बराबर है 300। देखिए बात समझने वाला है। अब तो ये तो बात खत्म, 160 के उधर भेज देते हैं, माइनस का y माइनस का जेड प्लस का 2y और प्लस का 5 जेड बराबर 300 में से क्या घटाना है, 160, तो आ गया अपने पास 140। और यहाँ जो है एक मतलब 2y में से 1 y जाएगा तो अपने पास बच जाएगा y, और 5y में से जो है 5 जेड में से 1 जेड जाएगा तो अपने पास प्लस का क्या बच जाएगा, 4 जेड। अब जो है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप y का मान रख सकते हैं, यहाँ से देखिए समीकरण, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण किससे, समीकरण 3 से। बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे y का मान रख सकते हैं। y का मान क्या है, 3 जेड है ना, तो 3 जेड लिख लिया और प्लस में मतलब हो गया 4 जेड और बराबर 140। तो यहीं पे हम लोग कर ले सॉल्व, देखिएगा तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 जेड बराबर 140 है, यानी जेड बराबर आ गया 140/7, यानी 7 दूना 14 यानी 20। यानी आपको जो ये निकल गया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या निकल गई, 20। ये निकल गया ना, तो यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गई 20। अब आपको निकालना है ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो यहीं से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि y बराबर क्या हो, y बराबर आपका दिया हुआ है मतलब 3 गुने 20 यानी 60। अब जो है निकालना है क्या चीज़, ये वाला x वाला, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कहाँ रखना पड़ेगा, इस वाले में रख देते हैं मान, यहीं रख देते हैं, यहीं से रख दें। देखिए यहाँ पे रखिएगा 1 रुपये की संख्या, यहाँ निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे x बराबर है 160 ये वाला माइनस मतलब y का मान क्या निकाला है आपने, तो सर 60 निकाला, लिख दिया, माइनस z का मान आपने क्या निकाला, तो 20 निकाला है। तो 160 माइनस 60 और माइनस 20 बराबर माइनस का 80 हो गया। अब घटा दीजिए तो आपका 0 में से 0 चला गया, और जो है 80 दूना 160 होता है, यानी 80 हो गया ये x का मान, यानी ये आ गया आपको 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80, और जो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या वो 60 है, और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, 20 है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं समझा सका हूँगा आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। कहता पिता ने अपनी तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1 मतलब अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में किया है, करता है, और अपने लिए वो क्या रखता है, 1 लाख रुपया रखता है। यदि कुल संपत्ति क्या है मतलब 2.5 लाख रुपया की है, तो प्रत्येक संतान को मतलब हिस्से के रूप में क्या मिलेगा, मतलब प्रत्येक संतान का हिस्सा मतलब सबसे पहले जो मान लेते हैं कि माना कि संतान का हिस्सा बराबर एक संतान का हिस्सा बराबर x, जो पूछता है उसे मान लेते हैं। माना संतान का हिस्सा बराबर x, तो पहला संतान का है, तो पहला संतान का हिस्सा क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपको x ही हो जाएगा, एक को x से गुना कीजिएगा। और उसके बाद दूसरा संतान का हो जाएगा, दूसरा संतान, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 2x, और जो है तीसरा संतान का क्या हो जाएगा, तीसरा संतान का हिस्सा जो हो जाएगा वो 3x, और उसका मतलब अपने लिए संपत्ति जो है पिता की संपत्ति, पिता का हिस्सा लिख देते हैं। ये है आपका 1,00,000, 1 2 3 4 5, 1,05,000 जीरो। अब देखिए कुल संपत्ति, यानी कुल संपत्ति कितना दिया आपका, मतलब 2,00,000, मतलब 2,50,000, 1 2 3 4, ये हो गया कुल संपत्ति। मतलब ये संतान, तीनों संतान आपने मिला के, यानी x प्लस पहला संतान प्लस दूसरा संतान और प्लस तीसरा संतान प्लस खुद का संपत्ति, मतलब खुद के लिए जो रखा सो खुद का हिस्सा, बराबर है 25,00,000, सॉरी 2,50,000, यानी 2.5 लाख। ये तो यहाँ पे जोड़िए, 3 और 3 6x बराबर 1 2 3 4 हो गया, और माइनस में हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1,00,000। तो आप घटा दीजिए ना, तो आपको जो यहाँ आ गया जीरो में से जीरो, ये दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, अब ये चौथा जीरो। अब यहाँ करते हैं 4 में से एक चला जाएगा तो मतलब 5 में से एक चला जाएगा तो 4, और ये 2, यानी 24, है ना। तो अब जो है यहाँ पे 6x बराबर ये निकल गया, नहीं चौथा तक तो 5 ही ना था, तो यहाँ 5, सॉरी, तो यहाँ मतलब हो जाएगा आपका 1,00,000, डायरेक्ट यहाँ से बचेगा 1,50,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1,50,000, यानी ये जो आपका आ गया 6x बराबर, सीधी सी बात है कि आप यहाँ से जो है 2.5 लाख में से 1,00,000 घटे 1,50,000, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ गया कि 1,50,000 बट्टे में 6, यानी आपका यहाँ पे आ गया 6 दूना 12, यहाँ पे क्या बचा 3, तो ये हो गया मतलब 3 बचा, तो ये हो गया 30, 6 पंचे 30, तो ये जीरो एगो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये यानी एक जो पहला संतान का संपत्ति निकल गया, पहला का हिस्सा वो 25,000। तो दूसरा का देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, देखिएगा ये पहला का निकला आपका 25,000, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, अब 25 गुने 2 बराबर 50,000, और तीसरा का 25 दिया 75,000, मतलब ये तीनों का संपत्ति में बंटवारा हो गया। इस प्रकार से आप चीज़ों को जो है निकाल सकते हैं ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। देखिए इसमें कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेंगे, बहुत आसान का प्रश्न है। गुणज मतलब होता है मतलब कोई भी संख्या का पहाड़ा, जो आप टेबल पढ़ते हैं। माना कि 11 का मतलब 3 लगातार गुणज है, पहला गुणज बराबर 11x, तो दूसरा गुणज हो जाएगा आपका, दूसरा गुणज जो हो जाएगा वो 11x और प्लस 11, तब ना जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 होगा, फिर 11 33। अब 11 का तीसरा गुणज, क्या चीज़ भाई, तो तीसरा गुणज, यानी 11x और प्लस 22, तब ना 33 होगा, 11 का 11 22 11 33, तो ये गुणज मानेंगे। अब जो है ये तीनों का योग, अब जो 11 के लगातार 3 गुणजों का योग दिया है, प्रश्नानुसार तीनों का आपको क्या दे दिया, आप योग दे दिया है, योग, तीनों का योग जो है वो आपको दिया गया है 231, यानी 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22 बराबर 231, यानी 11 का 11 11 22 33, यानी 33x और प्लस ये हो गया 11 22 33 बराबर 231। 33x बराबर 231 में से घटा देना आपको 33, तो चला गया 11 में से 8 मतलब 3 गया तो 8, ये बच गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बच गया 1। x बराबर
33 बट्टे आपका क्या आ गया, सॉरी 198 बट्टे 33, तो अब 11 दिया 33, 11 एकम 11 बचा 11 8 88, यानी 3 छक्के मतलब 18। तो ये आपका आ गया जो है 6, एक्स का वैल्यू जो आ गया आपका कितना आ गया 6 आ गया। यानी पहला गुणज जो आ गया 11 छक्के, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा। और तीसरा गुणज क्या 11 छक्के 66, और 66 में कितना जोड़ देंगे, मतलब 11 जोड़ देंगे तो 77, और फिर 11 छक्के 66 में 22 जोड़ेंगे तो 88। यानी पहला गुणज मतलब 86, मतलब ये आ गया 66, दूसरा 77 और तीसरा गुणज क्या निकल गया 88। काफ़ी आसान था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां। तो इस वाले प्रश्न में देखते हैं, कहता है संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फरमा में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, यानी जो मतलब हारे गए होंगे, जो विजेता नहीं है, उससे सभी प्रतियोगिता में 1 कलम दिया गया है। मतलब विजेता को 2 और जो मतलब उसमें भाग लिए थे जो जीते नहीं, शेष वाले को 1 कलम दिया गया। यदि मतलब 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको विद्यार्थी कितना है, विजेता और न विजेता मिला के कितना विद्यार्थी है 100, इसी से आपको पकड़ना है। देखिए 9वां प्रश्न में जो है हम लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले आप यहाँ से अगर समझ गए बात तो आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब ये कि विजेता छात्र प्लस विजेता नहीं छात्र, शेष छात्र बोल सकते हैं, विजेता नहीं छात्र जो शेष बचे, एक जीते और एक ना जीते, मिला के कितना विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है 100 है। अब देखिए अब मानते हैं, अब हमको तो मालूम नहीं ना है विजेता कितना और विजेता नहीं यानी शेष नहीं कितना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मानेंगे। अब यहाँ से माना, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी को पहले मानेंगे। विजेता छात्रों की संख्या अपन मान लेते हैं x, यानी अगर यहाँ x रखते हैं तो मतलब शेष प्रतियोगिता में भाग लिए विजेता नहीं छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी x यहाँ रखेंगे तो 100 - x, ये बात। तो यानी कि विजेता नहीं छात्रों की संख्या बराबर 100, और यहाँ पे x इधर चला जाएगा तो माइनस, यानी 100 - x, ये बात है। यानी विजेता वाला को 2 कलम और उपविजेता वाले को, यानी जो प्रतियोगिता में भाग ली जो विजेता नहीं उसको 1 कलम दिया गया है। और कुल मिलाए कितना है, कुल कलम प्रश्न अनुसार ये 120 कलम है। कुल कलम का योग 120 है। यानी विजेता को दिया गया है 2, मतलब 2 कलम विजेता सबको, तो 2x और प्लस जो मतलब विजेता नहीं है उसको 1 दिया गया, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना 2x बराबर 120 है, ये बात दिया गया। तो 2x और प्लस 100 माइनस x बराबर 120, यानी 2x में से 1x गया तो बचा x बराबर 120 माइनस 100। तो आपका जो विजेता छात्र वो निकल गया, कितना आ गया 20। यही निकालना था, क्योंकि हमको अगर वो निकालना होगा तो 80, यानी जो विजेता नहीं छात्र है वो कितना हो जाएगा 80 छात्र हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न, यानी बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कहता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग मतलब 47 वर्ष होगा। मतलब तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं कि मान लेंगे रवि का उम्र पहले पता हुआ था ना, माना तब ना उसका उम्र अधिक करेंगे उसके पिता का। माना रवि का वर्तमान आयु बराबर x। तो रवि का वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने x। तो रवि के पिता का वर्तमान आयु रवि की उम्र के तिगुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। रवि का जो मतलब उम्र है x, तो उसका हो जाएगा 3x और प्लस 5 अधिक है। अब 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 है। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद
रवि की आयु 5 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? अभी x है तो रवि की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद रवि की आयु 5x + 5, तो पिता की आयु मतलब रवि की पिता की आयु बराबर हो जाएगा 3x + 5 जुड़ेगा तो ये जाएगा 10 है ना, 5 प्लस जुड़ेगा x + 5। तो अब कह रहा है इनके उम्रों का योग दिया है योग, इनकी उम्रों का योग जो है आपको दिया गया है 47 वर्ष, यानी x + 5 और प्लस 3x + 10 बराबर 47 ये दिया गया। तो x को x के साथ जोड़िएगा तो 4x और प्लस 15 बराबर 47, यानी 4x बराबर 47 में से आपका चला जाएगा 15, तो वी गॉट यहाँ पे जो आपका 32, यानी x बराबर आ जाएगा 32/4, यानी ये आ गया आपका 8 वर्ष। क्या आ गया? किसका उम्र? रवि का उम्र। रवि का वर्तमान उम्र क्या आ गया? 8 वर्ष। तो रवि का पिता का देखते हैं, रवि के पिता का उम्र है ना वर्तमान उम्र, तो उसके तिगुने से मतलब 5 अधिक है x + 5, 3x + 5, यानी 3 8 + 5 अतिरिक्त 24 और 5 29। तो रवि के पिता का उम्र जो निकल गया 29 वर्ष और रवि का उम्र क्या है? वो 8 वर्ष आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारा क्वेश्चन जो समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। अगर समझ में आया है, अगर कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोस देखेंगे ना, डालेंगे ना, तो जो है आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप बेल आइकन दबा दें ताकि आप जो है फ्यूचर में और भी वीडियोज़ को देख सकें। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सपोर्ट।